श्रोताओं नमस्कार। प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पोषण अभियान के बारे में। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि सितंबर का माह पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस बार पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गर्भवती माता और साथ ही कुपोषित बच्चों के लिए नए थीम बनाए गए हैं। उन थीम्स के अंतर्गत कुपोषित बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए कुछ नए कार्य किए जा रहे हैं। तो श्रोताओं, ये नए कार्य क्या हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं रीना ठाकुर जी से, जो कि परियोजना अधिकारी हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग, ICDS, सरसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम में। तो रीना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। तो रीना जी, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, ये पोषण अभियान क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं? जी, पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से चालू हुआ था और जैसे ही इसके नाम से भी स्पष्ट है, यह केंद्र सरकार का अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, किशोरी बालिका, 6 साल तक के बच्चे, शिशुवती, गर्भवती माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है जी। उनके वजन, ऊंचाई, BMI, HB, ये सारे को ध्यान देके और पोषण में इनका स्वास्थ्य के साथ साथ एनीमिया को भी दूर करना है, साथ ही शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इन सभी को कम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य में शामिल है। अभी ये 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजन किया जा रहा है, जैसे पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और इसमें कुछ थीम भी दी गई है, जिस केंद्र सरकार से आयोजित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। उसमें जैसे 6 थीम इस पर दी गई। जैसे पहला थीम है मोटापे का समाधान, चीनी और तेल की खपत कम करना। दूसरा, स्थानीयता को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल जिसे हम जानते हैं। तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, जिसे ECC के नाम से हम जानते हैं, पोषण भी पढ़ाई भी। चौथा है कन्वर्जेंस एक्शन एंड डिजिटलाइजेशन जी। और 5वां है शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार, IVF की जो प्रथाएं प्रचलित है उनके बारे में बात करना। और 6वां और आखिरी थीम दी गई है मेन स्ट्रीमिंग, पुरुषों को इसमें जोड़ने के लिए। जी जी। तो रीना जी, अभी आपने बताया कि मोटापे के समाधान के लिए चीनी और तेल की खपत और उपयोग को कम करना, तो इसके उपयोग को, खपत को क्यों कम करने के लिए कहा जा रहा है? जी, जैसे अभी का समय चल रहा है कि बच्चे, अगर ये हम बताना चाहूंगी कि कम वजन होना और ज्यादा वजन होना दोनों ही कुपोषण के कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मोटा है तो वो स्वस्थ होगा, जरूरी नहीं है। अगर उसका उम्र और ऊंचाई के अनुसार से अगर वजन ज्यादा है तो वो अति पोषण में आते हैं और वो एक मोटापा होता है, वो भी कुपोषण का ये कारक होता है। अभी हमारे दिन ब दिन बदलती लाइफ स्टाइल में इसका भी असर देखा जा रहा है कि वो बच्चों में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे हम रेगुलर यूज करते हैं घर में चाहे बाहर, हम चीनी और तेल, तो ऐसा है कि वो हर जगह यूज होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे शक्कर है, चीनी है, तो ज्यादा चीनी खाने से और ज्यादा तेल के यूज करने से ना कैलोरी जमा होती है और यही फैट बनता है, जिसे हम वसा के रूप से जानते हैं, और यही वजन बढ़ाता है। और जो तेल और चीनी होते हैं, ये वसा के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। ये शरीर में ना एक्स्ट्रा चर्बी को जमा करते जाते हैं, जो वजन बढ़ाते रहते हैं। जितने भी चीनी से बने पदार्थ होते हैं, उसमें वसा, प्रोटीन, फाइबर, पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। केवल ये समझ लीजिए कि फैट होता है और मोटापा ही बढ़ाता है। तो जैसे मैंने बताया कि कुपोषण का ये अति पोषण भी कुपोषण होता है। और ज्यादा मोटापे होने से हम भी जानते हैं कि शुगर, BP, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें भी इससे जुड़ी रहती हैं। तो इसीलिए इस बार ये पोषण माह में विशेषकर थीम को रखा गया, ताकि हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और चीनी और तेल की खपत को कम करने का प्रयास करें, लोगों के स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं इसमें। जी। तो रीना जी, हम देखें जैसे अभी बात होती वोकल फॉर लोकल की, तो आंगनवाड़ी केंद्रों में इससे किस तरह सार्थक किया जा सकता है? जी, जैसे वोकल फॉर लोकल है, ये हमारे केंद्र सरकार के स्तर से ही मिशन चालू हुआ था, जिसमें वस्तुओं के उत्पादन, स्वावलंबन और आपूर्ति में आत्मनिर्भर बने और उत्पादित वस्तुओं का स्वयं उपभोग करें। इसके लिए ये स्पेशल चालू किया गया था। तो अब आंगनबाड़ी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करना चाहें, तो जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों के पास में स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तु, खिलौने, भाजी सब्जी, इन सब का उपयोग में लाना ही वोकल फॉर लोकल है। जो हमारे आसपास की चीजें होती है, जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, जैसे भाजी सब्जी, अनाज हो गया,
आसपास के जो अनाज लग रहे हैं, पोषण वाटिका है, ये हम लोकल स्तर पे करें। और जैसे बच्चों के पढ़ने पे आ जाए हम, अगर शिक्षा पे, जैसे देसी खिलौने, जो डू इट योरसेल्फ के हम कबाड़ से जुगाड़ बनाते हैं, ये सब बच्चों के रचनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इस बार हमने फोकस किया है कि जो TLM सामग्री है उसको बढ़ाया जाए आंगनबाड़ी केंद्रों में, और स्थानीय स्तर पे जो लोग बच्चे देखते हैं और सीखते हैं तो उससे भी काफी कुछ सीखने और बनाने मिलेगा। तो इस पे हम जागरूकता लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो रीना जी, हम जैसे देखते हैं कि बच्चों की जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल और शिक्षा ये क्या होती है? और इसके साथ ही एक और हमें जो टैगलाइन सुनने को मिलती है, पोषण भी पढ़ाई भी, तो ये कार्यक्रम कैसे महिला बाल विकास विभाग से जुड़ा होता है? जी, ये दोनों काफी आपस में जुड़ा है। पहले मैं ECC के बारे में बताती हूँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा। ये जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित एक कार्यक्रम है, जिसमें उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक विकास के साथ स्वास्थ्य और पोषण को भी शामिल करता है। ये बच्चों के खेल खेल में जब हम शिक्षा बोलते हैं ना कि बच्चे खेल खेल में कुछ सीखें, ये उसी से जुड़ा रहता है। और ये एक सुरक्षित और प्रेरक वातावरण बनाने में हमें मददगार होता है, जिससे बच्चे सीखने के लिए तैयार हों और उसके लिए आगे बढ़ने के लिए भी उनके लिए मजबूत नींव बन सके। इसका महत्व ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जो जन्म से लेकर शुरुआत के 5 साल तक का समय होता है, ये बच्चों का लगभग 80% दिमाग विकास उस टाइम हो जाता है। तो ये हमारे लिए जीवन की महत्वपूर्ण नींव हो गई। साथ ही स्कूल और भविष्य में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें कैसा होगा, सब दिमाग बढ़ा होगा, बचपन बहुत एक्टिव रहा होगा। तो ये सारी चीजें ECC उसी को शामिल करता है कि ये सीखने के प्रति प्रेम और उत्साह पैदा करता है। तो जितना ज्यादा बच्चा सीखेगा, एक्सप्लोर करेगा, उतना ही ज्यादा हम बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर पाएंगे, जिससे उसका भविष्य सुनहरा हो सके। तो जैसे हम आंगनबाड़ी में या पोषण अभियान, पोषण के साथ साथ ECC शिक्षा पर निर्भर करता है। अब इसी से एक जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आया है, उसके अनुरूप अगर हम आंगनबाड़ी सेंटर को दुनिया के बराबर लाना है और आज के चीजों को बढ़ाना है, तो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम लॉन्च किया गया भारत सरकार द्वारा। यह मिशन पोषण 2.0 का एक घटक कहा जा सकता है। ये पोषण के साथ साथ ECC की जो गुणवत्ता, जो मैंने अभी बताया कि बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है खेल खेल में सीखना, उनको जानना और एक ऐसा माहौल तैयार करना, तो ECC की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषण और शिक्षा को एक साथ बढ़ावा देता है, जिससे वो भविष्य में बहुत अच्छे से रहें। इस कार्यक्रम के तहत 2 पुस्तकें भी लॉन्च की गई हैं, एक आधारशिला जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों का, और एक नव चेतना जिसमें 0 से 3 साल के बच्चों के पालकों के लिए बच्चों के लिए क्या क्या गतिविधि कराई जानी चाहिए, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे वो हम घर में जैसे बच्चों से बिहेव करते, बच्चा तो वही सबसे पहले सीखता है। तो वो एक गाइड बुक भी हमें इसके पोषण भी पढ़ाई भी के तहत हमें प्राप्त हुई है, जो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनको सिखाने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए काफी कारगर सिद्ध हुई है। और जैसे मैंने बताया कि NEP 2020 के अनुरूप जो आंगनबाड़ी सेंटर पर दुनिया का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करने में भी इसका बहुत ही सहयोग है। जैसे मैंने बताया कि ECC में डू इट योरसेल्फ वाला है, वोकल फॉर लोकल की जो मैंने बात की थी, कि बच्चों को छोटी छोटी चीजों से सिखाना, आसपास की चीजों से बना के उनको ज्ञान भी देना, साथ ही उससे नई चीजें बनाना। तो ये सब बच्चों के शिक्षा के लिए और उनके दिमागी विकास के लिए काफी कारगर है। जी, तो रीना जी, जब हम देखते हैं पोषण अभियान चलाया जाता है तो इसमें विभिन्न विभागों से समन्वय बिठाकर किस तरह जो डिजिटल तौर पे आप लोग क्या कार्य कर पाते हैं? जी, अभी जैसे डिजिटल युग चलते जा रहा है और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि किसी कुपोषण दूर करना या किसी बीमार को ठीक कर लेना सिर्फ एक काम का नहीं है कि हम सिर्फ दवाई खिला देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, या हम सिर्फ खाने खिलाते रहेंगे तो उसका कुपोषण दूर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके कारण ही सभी विभागों से समन्वय करके अभिसरण कार्य योजना तैयार की जाती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की सुविधा या सेवा प्रदान करने के लिए समन्वय स्थापित किया जाता है। जैसे शिक्षा विभाग हो गया, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया था, हर बच्चे का एक आईडी बनेगा, अपार आईडी। तो जो स्कूलों में बन रही है, हम अपने आंगनबाड़ी के बच्चों का भी जो सेल्फ आधार रजिस्टर्ड है, जो पोषण ट्रैकर पोषण अभियान के तहत एक हमको प्लेटफॉर्म मिला है ऑनलाइन, उसमें अपार आईडी बच्चों की जनरेट की जा रही है।
बच्चों का स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करके आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। डाक विभाग से, साथ ही जहाँ पे नगरीय क्षेत्र है वहाँ नगर पालिका के सहयोग से जो मितान हमारे बने हैं मोर संगवारी सेवा के, उनसे लेके आधार बनवाया जा रहा है। इस प्रकार अगर हम भोजन पर आते हैं तो जैसे हॉर्टिकल्चर विभाग हो गया, उनसे कृषि विभाग से, इनसे उनके खाने के लिए कुछ घरों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका के निर्माण के लिए आदि सहयोग लिया जा रहा है ताकि समन्वय स्थापित हो और जो कुपोषण की लड़ाई है वो पूरे विभाग मिलकर कर सके हम दूर उस चीज को। और साथ ही इसमें पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया है, एक पेड़ माँ के नाम और जितने ऐसे अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण न हो, इससे सिंगल यूज प्लास्टिक को दूर करना, स्वच्छता आदि सभी मिशन को चालू करें कि कुपोषण एक चीज से नहीं जुड़ा है। सभी चीज अगर हमारी बहुत अच्छी होंगी तो बच्चा भी अच्छे से बढ़ेगा और उससे काफी अच्छा विकास भी होगा। इससे समन्वय काफी आगे है और डिजिटलाइजेशन में भी ये जैसे अपार आईडी हम बनवा रहे हैं, आभा हो गया, आधार कार्ड हो गया, पोषण ट्रैकर हमारे विभाग का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कितने बच्चों की उपस्थिति, कितने को THR दिया गया, वजन की जानकारी, वो हमें एक क्लिक पर ही पूरे अपने एरिया की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसमें तो रेगुलर एंट्री होती है, कुछ एंट्रीज मंथली होती हैं। तो एक जगह हमको मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए भी एक टूल प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से हम डिजिटल युग में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। जी जी। तो रीना जी, कार्यक्रम के शुरू में आपने बताया था मेन स्ट्रीमिंग, तो ये मेन स्ट्रीमिंग का क्या अर्थ है इसमें? जी, मेन स्ट्रीम को इस बार मुख्य रूप से थीम के रूप में हमने शामिल करके प्राप्त हुआ है कार्य योजना में। यह मुख्यतः पुरुषों पर केंद्रित सेवा और सामग्री को संदर्भित करता है। मतलब कि जो अभी तक सब यही मानते हैं कि पोषण और स्वास्थ्य की जो बातें हैं वो केवल घर की महिलाओं को बताया जाए, उन्हीं को बताया जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका लगभग 50% की जनसंख्या मगर कि पुरुषों की हमारी छूट रही है। आखिर घर में वो भी रहते हैं, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी अपने घर के किसी बच्चे को या समाज के किसी बच्चे या महिला को या किशोरी बालिका को कुपोषण और एनीमिया से दूर करना। तो इसके लिए उनको स्वास्थ्य पोषण पे शिक्षा देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए मेन स्ट्रीमिंग का इस बार कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें विभाग की ओर से अलग अलग प्रतियोगिता उनके लिए कराए जाने का हमें एक कैलेंडर प्राप्त हुआ था। साथ ही जो शिविर हैं, हमारे दैनिक गतिविधि के जो सुपोषण चौपाल आयोजित होते हैं और जितने भी ऐसे के कार्यक्रम होते हैं उसमें पुरुषों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे उन्हें भी खुद की, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए एक जिम्मेदारी का एहसास हो। और जैसे गृह भेंट करती हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी, तो वो भी जब जा रहे हैं तो पुरुष भी उपस्थित रहें ताकि उन्हें भी सेम चीज पता रहे और वो भी इस कुपोषण और एनीमिया की जो हमारी लड़ाई चल रही है उसको दूर करने में हमें सहयोग करें। जी जी जी। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे रीना ठाकुर जी से, जो परियोजना अधिकारी हैं महिला एवं बाल विकास विभाग कबीरधाम में। तो रीना जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को पोषण अभियान से संबंधित केंद्र सरकार की जो और योजनाएं हैं उनके बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। प्रगति की सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।